नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पे बात करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, न्यू बौद्ध से संबंधित खबर है। एलन मैक्स एलन मस्क हमारे चर्चा में रहते हैं, तो उससे संबंधित खबर है। और हमारी जो अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पे हम बात करेंगे। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और एक दो दिन से लेक्चर थोड़ा सा लेट हो रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आगे से लेक्चर कंटिन्यू आएगा, जो डेली आता है शाम को 6 बजे, और उसी टाइमिंग पे रहेगा। और आज एक दो दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिएगा। तो पहली खबर पे बात करते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है और के संबंध में बात की है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उनने कहा है कि कंज्यूमर अफेयर और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल में जो हमारे विभिन्न हमारे ट्रेडमार्क हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमारा मानक ब्यूरो है। तो मानक ब्यूरो हमारे आभूषण से संबंधित गोल्ड की क्वालिटी निर्धारित करता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे 24 कैरेट, 22 कैरेट, 12 कैरेट। तो इस संबंध में बात करता है। इससे अतिरिक्त और भी है, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उससे संबंधित बात करता है। एक और अतिरिक्त और भी है, फसाई, ये खाद्य से संबंधित क्वालिटी की बात करता है। ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ये चाहते हैं कि ये जितने भी स्टैंडर्ड हैं, इन सबको मिलाकर क्या कर दें, एक पे ला दें। इससे क्या होगा, हमारे देश में एक क्वालिटी एक प्रोडक्ट की बात होगी। ये सब कुछ आजकल एक एक हो रहा है। तो ये सारा काम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया देखती है कि हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, हम अभी एक्सपोर्ट करते हैं, वो वेल क्वालिटी मेंटेन हो, ताकि हमारे प्रोडक्ट की विदेशों में क्या हो, मांग ज्यादा हो, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये तो महत्वपूर्ण खबर है, ये है। लेकिन इससे संबंधित महत्वपूर्ण खबर ये है कि हम बात करें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पे, उससे संबंधित प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। 2016 के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे संबंधित आगे प्रश्न बनने की भी संभावना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को 1996 में स्टेब्लिश किया गया। और ये देश भर में जितने भी प्रोडक्ट हैं, सरकार चाहती है कि आप इसको देखो। जैसे हाल ही में अभी जैसे हाल ही में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करने का काम कौन करता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। और इनका जो स्लोगन है वो गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जिससे क्या होगा, क्वालिटी मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है। अब इसको इस्टेब्लिश किसने किया है? इस्टेब्लिश सबसे पहले इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको इस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? एसोचैम का है, सीआईआई का है और फिक्की का है। ये क्या है, हमारी इंडस्ट्रियली बॉडी है। और इनको हम कह सकते हैं दबाव समूह के रूप में काम कर सकते हैं। अगर सरकार कोई नीति निर्माण का कार्य करती है उद्योग से संबंधित, तो इनसे सरकार सलाह अवश्य रूप से लेती है। तो ये सारी बॉडी है। तो आपको ये बात समझ में आई कि इसमें सरकार का ज्यादा रोल नहीं है। इसमें हमारे जो औद्योगिक संगठन है उनके द्वारा स्टेब्लिश किया गया है। और दूसरी बात, इसको 1996 में एक कैबिनेट के मतलब कि अप्रूवल के माध्यम से स्टेब्लिश किया गया था। इसके लिए कोई एक्ट हमारे मतलब कि देश में नहीं है, मतलब कि एक संवैधानिक संस्था नहीं है। कौन सी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इस बात पे ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री प्रमोशन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इतनी बातें आप इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत उसको रजिस्टर होना पड़ता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हमने आपको बता दिया कि थर्ड पार्टी है, प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेस को क्या करती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की दिशा में काम करने का प्रयास करती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बॉडी हैं, जैसे गवर्निंग बॉडी हो गई, गवर्निंग काउंसिलिंग हो गई, गवर्निंग बॉडी हो गई, फाइनेंस कमेटी हो गई। ठीक है। अक्रेडिटेशन बोर्ड हो गया, क्वालिटी प्रमोशन बोर्ड हो गया। ये मिलके क्या करते हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं देश में, सरकार चाहती है कि इनको क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, तो इसकी दिशा में काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, तो आप इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं। मैं क्वालिटी के संबंध में अच्छी अच्छी बातें करना, तो इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब अब इसके जो चेयरमैन होते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो आप अगर आपको आता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इसको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और दूसरी बात, ये कोई
एमएसएमई को कोई डायरेक्टली फाइनेंशियली सहायता नहीं देती है, ये केवल सलाह देती है कि आप किसी प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो हमारे देश में एमएसएमई के संबंध में ग्रोथ हो, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का क्या हो, जनरेशन हो। ठीक है। अब सरकार ने कहा है कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संबंध में हाल ही में चर्चा में रही है, बिटकॉइन करेंसी चर्चा में रहती है। तो इससे क्या रहता है हमारे देश में, बिटकॉइन करेंसी क्या है, एक प्राइवेट करेंसी है, किसी व्यक्ति के द्वारा जनरेट की गई है। अगर हमारे देश में बहुत सारी बिटकॉइन करेंसी हो जाती हैं और आरबीआई को उस पर होल्ड नहीं होता है, सरकार की क्या होती है, संप्रभुता खतरे में होती है, आरबीआई का कंट्रोल नहीं होता, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो ये सारी चीजें हैं, आतंकवाद को फंडिंग होती है और गोपनीयता उसमें सुनिश्चित रहती है। तो इसलिए सरकार ने कहा है कि हम भी एक संप्रभु डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, और जिससे क्या होगा, जैसे वर्तमान में अगर हम हमारे देश में जो करेंसी है लीगल टेंडर, उसी की तरह क्या होगी, डिजिटल करेंसी होगी, और उस पे क्या होगा, आरबीआई का पूर्ण रूप से क्या होगा, होल्ड होगा, संप्रभु करेंसी होगी, और उसको आप एक्सचेंज कर पाएंगे कहां से, ई रुपए से, जो जनरली जो ट्रेडिशनल रुपीज है उसके संबंध में आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो अभी आई नहीं है, आएगी तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये फिएट करेंसी की तरह काम करेगी। फिएट का मतलब है कि आप उसको लेने से इनकार नहीं कर सकते। जैसे आपने आजकल मार्केट में देखा होगा, कोई दुकानदार 1 रुपए का कॉइन लेने से इनकार कर देता है, तो वो क्या है, कानून के अंतर्गत क्या है, गलत है, तो उसको सजा हो सकती है। आप सरकार के रुपए को लेने से मना नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक लीगल टेंडर मतलब कि फिएट करेंसी है, और उसमें आरबीआई की संपूर्णता क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। तो सरकार चाहती है कि इन सारी पॉसिबिलिटी से बचने के लिए हम क्या लेके आए, एक डिजिटल करेंसी लेके आए, बिटकॉइन की तरह हो हमारे देश में भी। इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होंगे, कागज की कमी होगी। अभी तक हम क्या करते हैं, कागज को बाहर से अधिकांश रूप से इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे कॉस्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, फिजिकल कैश क्या होगा, कम होगा, और मैनेजमेंट भी आसानी से होगा, ब्लैक मनी भी आसानी से क्या होगा, हम उसको रेगुलेट कर पाएंगे। रेजिलियंस होगा, एफिशिएंट होगी, इनोवेशन होगा, हमारा पेमेंट सिस्टम और क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है। और हमारी लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण क्या मिलेगा, बल मिलेगा। तो इस बात पे आप देख सकते हैं, तो ये हमारे बेनिफिट होंगे। तो आप अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये बेनिफिट को लिख सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि इन्वायरमेंट का भी क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा, कि अगर कागज निर्माण में कहाँ से होता है, मतलब ट्री के द्वारा होता है, तो वृक्षारोपण क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इमिशन क्या होगा, कम होगा, ग्रीन हाउस इमिशन कम होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, कम होगी। तो हम क्या कर पाएंगे, पर्यावरण को संरक्षण कर पाएंगे। ठीक है। एक न्यूज चर्चा में थी ई रूपी से संबंधित, तो ये सरकार ने कहा था कि हम ई रूपी को लेके आएंगे। ई रुपए का मतलब है कि ये कैशलेस होगा। मतलब सरकार क्या करती है, आजकल बहुत सारी डिलीवरी देती है, बहुत सारी सब्सिडी देती है लोगों को। सब्सिडी में सरकार कैश पेमेंट मतलब कि डीबीटी के तहत लोगों को कैश देती है। तो सरकार चाह रही है हम कैश ना दे के एक बाउचर दे दें 1000 रुपए का, और वो बाउचर क्या होगा, आपको सब्सिडी ही उपलब्ध करा पाएगा। जैसे आज सरकार ने दिया कि आपको 1000 रुपए का आपको कहीं ट्रीटमेंट कराना है हॉस्पिटल में, तो क्या कर पाएंगे आप, उसी वाउचर के द्वारा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो सारी बातें उसके लिए होंगी, और ये आप ऑनलाइन मोड में भी इसको उपयोग कर पाएंगे और ऑफलाइन मोड में भी इसको उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए इसका आपको ई रूपी को भी ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा, न्यू बुद्धिज्म चर्चा में है। तो न्यू बुद्धिज्म से पहले आपको बुद्धिज्म के बारे में पता होगा। बुद्धिज्म किस पे बात करता है, सत्य अहिंसा की बात करते हैं, मध्यम मार्ग की बात करते हैं। तो इसी से प्रभावित होकर हमने क्या किया, हमने नहीं, मतलब कि हम तो अंबेडकर जी है नहीं, अंबेडकर जी ने क्या किया, एक न्यू बुद्धिज्म की अवधारणा अपनाई, और एवरी ईयर अक्टूबर में इसको मनाया जाता है। दक्ष भूमि नागपुर में है, वहां उनकी कर्म भूमि, मतलब कि वहां पे उन्हें किया, और उनने क्या किया, बुद्धिज्म को ग्रहण किया और बुद्ध संबंधी को सिद्धांत दिए। तो अंबेडकर की फिलॉसफी आप जानते हैं क्या है। अंबेडकर की फिलॉसफी ये है कि जो लोअर कास्ट है उसका क्या हो, सोशल एम्पावरमेंट हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, और इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट हो, और उसमें क्या हो, लव हो, कंपैशन हो, प्यार हो, मतलब कि क्या हो, करुणा हो। और उनने कहा कि प्रिंसिपल किस पे आधारित है, लिबर्टी मतलब उदारता पे आधारित है, इक्विटी समानता पे आधारित है, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व पे आधारित है, मतलब कि किसी भी समुदाय में देश मतलब कि भेदभाव की भावना ना हो, क्या हो, बंधुत्व हो। ठीक है। तो इन सारी बातों पे क्या है, एक न्यू बुद्धिज्म की
अवधारणा काम करती है। और इनका मेन उद्देश्य ये है कि हम क्या करें, जो दलित लोग हैं और जिनको जो उच्च क्लास के लोग हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं, अस्पृश्यता करते हैं, उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो एक मास लेवल पे एक ऐसा मूवमेंट जनरेट किया जाए, अनटचेबल मतलब कि जो अछूआछूत की भावना है उसको खत्म किया जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा जाए। ठीक है। और जो ब्राह्मणी जो मतलब कि उच्च पद हैं उनमें उनका वर्चस्व है तो उसको क्या किया जाए, धीरे धीरे कम किया जाए और समानता का अधिकार स्थापित किया जाए और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। ठीक है। तो इस पे बात करते हैं। और इसके तहत ये थेरावादा, महायाना और वज्रयाना पे बात नहीं करते हैं, ये नवयाना पे बात करते हैं। मतलब कि ये जो मॉडर्न आधुनिक आधुनिक मतलब कि उदारता की बात करते हैं, आधुनिक समानता की बात करते हैं, जो दलितों के आधार पे होते हैं, जो निम्न वर्ग के आधार पे होते हैं, जो भेदभाव पे आधारित होते हैं, उसको खत्म करने का प्रयास ये करते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो इसके द्वारा और क्या चला, इसका रोल क्या रहा, साइकोलॉजिकल लोगों में चेंज लाने की इनने कोशिश की, मतलब कि धर्म रूप दिया। और इनने हिंदू जो धर्म ग्रंथ है इन्होंने उनका विरोध किया और डोमिनेंस जो नरेटिव है हिंदुत्व लोगों का उनका कम करने का प्रयास किया। ठीक है। और जो हमारे देश में सोपानी क्रम व्यवस्था है, मतलब उच्च नीच का भाव है लोगों में, उसको कम करने का प्रयास किया। कन्वर्जन जो बुद्धिज्म है उससे बढ़ा लोगों में, और नई सोशल आइडेंटिटी को बढ़ावा मतलब कि मिला, जिससे क्या हुआ, नए समाज निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभी। ठीक है। अब हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मोढेरा का जो सन टेम्पल है उसको फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज घोषित किया है। और इससे एक प्रीलिम्स में पिछली बार प्रश्न आया था कि जो कोची का जो हमारा एयरपोर्ट है वो क्या है, फर्स्ट सोलर पावर्ड मतलब कि संचालित है। तो ये प्रश्न ऐसे अक्सर आते रहते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो मोढेरा है सन टेम्पल है 1026 से 2700 के मध्य बनाया गया, भीम फर्स्ट के शासनकाल में बना, जो चालुक्य की डायनेस्टी से संबंधित थे। तो अब मोढेरा कहाँ है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में, जो गुजरात में आप देख सकते हैं, पिक है आपको यहाँ पे, इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा एक डार्क स्काई रिजर्व चर्चा में है। डार्क स्काई रिजर्व क्या है, जो हमारा हेनले डार्क स्काई रिजर्व है यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है, मतलब लद्दाख में। ये ऐसा इस टाइप से कुछ होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा जो मतलब कि जो अंतरिक्ष से संबंधित हम रिसर्च करते हैं उसमें क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, लोगों का पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। और हैनले में इसको स्थापित किया गया है, इसका मतलब है यहाँ पे बादल नहीं होते हैं, यहाँ पे डस्ट नहीं होती है, तो जो रिसर्च होता है उसमें क्या होता है, बहुत इंप्रूवमेंट मतलब कि बहुत हाई लेवल का उसमें एक कैपेबिलिटी देखने को मिलती है, इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, और उसमें कोई एरर हमको कम से कम देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको हैनले में स्थापित किया है। अब किसने किया है, इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व है, जिसको किसने किया है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के द्वारा। और ये क्या है कि यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेस पार्क सेंचुरी रिजर्व को क्या करता है, क्राइटेरिया के संबंध में बात करता है, तभी आप इसको स्टेब्लिश कर पाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इसको क्यों स्टैब्लिश किया गया है, हेलने में जो हमने बता दिया, ड्राई वेदर रहता है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, क्लाउडस स्काई है, लो मतलब कि जो वायुमंडलीय वाटर हमको देखने को मिलता है, वेपर है वो कम है, ऑप्टिकल इंफ्रारेड सब मिलीमीटर और मिलीमीटर वेवलेंथ हमको देखने को मिलती है, तो कि रिसर्च अनुसंधान में उसको क्या हो, अच्छे से हम उसको कर पाए। अब इसको रेंज आप देख सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, गेट हिमालय, पीर पंजाल। ठीक है। और एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचीग्राम नेशनल पार्क ये है। ठीक है। और बाकी नेशनल पार्क ये आपको देखने को मिलेंगे। तो हेनले हमारा है यहाँ है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे कौन सी लेख है आप कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। ठीक है। अब एक स्टडी जारी हुई सिप्री के द्वारा, कहा है कि इंडिया 12th इंडो पैसिफिक नेशन है जिसको सेल्फ रिलायंट की दिशा में कार्य किया है। सेप्री क्या है, एक 1946 में 66 में स्टेब्लिश किया गया इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, और ये आर्म से संबंधित कंट्रोल और डिसआर्मामेंट से संबंधित रिसर्च करता है। इंडिया एक्सपोर्टर में फोर्थ रैंक है, इंपोर्टर में फर्स्ट रैंक है, और सबसे ज्यादा हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, रसिया से। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और स्पेंड दूसरे नंबर पे हम हथियार में करते हैं, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। दूसरा, टास्क फोर्स
सरकार ने गठित किया है कि जो हमारे कूनो नेशनल पार्क में जो कुछ चीते आए हैं, जिसमें से 5 फीमेल है 3 मेल हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा सके कि वो किस तरह से क्या करते हैं, उनकी प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग की जा सके, और उनकी हंटिंग किस तरीके से करते हैं उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, और उनसे रेगुलेट इंटरेक्ट किया जा सके जो चीता मित्र हैं उनके बारे में। और इसको स्टेब्लिश, और इसको कौन सहायता देगा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व अर्बन कंजर्वेशन अथॉरिटी सहायता देगी, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत स्टेब्लिश किया गया एक ऐसा संवैधानिक बॉडी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और कून टाइगर के बारे में हमने स्पेशली पढ़ा है, 3 तरह के हमको देखने को मिलते हैं, अफ्रीकन चीता, किंग चीता, एशियन चीता। और अफ्रीकन चीता की जो आयुषन स्टेटस है वनरेबल है, किंग चीता की वनरेबल है, और जो एशियन चीता है वो क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में हमको देखने को मिलता है। अब ये केवल ईरान में हमको देखने को मिलता है, हमारे यहाँ से 1952 में क्या हो गया था, एक्सटेंड हो गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम कहाँ से लेके आए हैं? नामीबिया से लेके आए हैं। अभी और प्लान है, हम लेके और आएंगे। और हमारे देश में कुछ इस तरीके से चीता का विलुप्त हुआ। 1954 में पाकिस्तान से हो गया, 1932 में यहाँ से हो गया, 1967 में यहाँ से हो गया, 1850 में यहाँ से हो गया, क्योंकि चीता कुछ ब्रिटिश लोग के द्वारा क्या उसका शिकार किया जाता था, तो इस आधार पर उसको उसको विलुप्त होने का खतरा हमको देखने को मिला, और अंततः 1952 में भारत से उसको विलुप्त घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है, यहाँ पे आप कूनो नेशनल पार्क देखने को मिल सकता है, तो इसको आप ध्यान रखना। ये मध्य प्रदेश के नॉर्थ में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब प्राइमरी सरकार चाहती है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हमको स्टेब्लिश कर पाए, कि पंचायत में जिससे स्मॉल जो फार्मर हैं उनको अधिक से अधिक क्रेडिट मिले, शॉर्ट टर्म में मिले, बस इस बात को ध्यान रखेंगे। और अभी केवल 65,000 है, हम इसको पूरे पंचायत में संपूर्ण देश में स्टेब्लिश करने का विचार कर रहे हैं, ताकि लोगों की जो क्रेडिट की समस्या है वो दूर हो, कैश और काइंड कंपोनेंट मिले, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट हायरिंग बेसिस में मिले, स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण हो सके। इस आधार पर सरकार चाहती है कि इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें। रबर बोर्ड मतलब कि एम रब स्टेब्लिश किया है। तो हम रबर रबर बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हेड क्वार्टर इसका कोट्टायम में है, जो केरला में है। ये इसका जो स्टेब्लिश किया गया था रबर एक्ट 1947 के तहत। तो ये क्या है? एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फंक्शन किसके तहत है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। और इसके चेयरपर्सन केंद्र सरकार के द्वारा मतलब कि नियुक्त किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें 28 मेंबर और होते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब रबड़ के लिए हम कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं। वेल ड्रेन्ड और वेल वेदर सॉइल होनी चाहिए। लैट्रिक सॉइल में हो सकता है, एलुविली सॉइल में होता है, सेडिमेंट्री टाइप में हो सकता है, नॉन लैट्रिक्स रेड सॉइल में भी हो सकता है। और इसमें एटलीस्ट कम से कम 100 दिन रेनी डे होनी चाहिए, और 20 से 34 डिग्री तक ऑप्टिमम इसका टेम्परेचर होना चाहिए हैवियर हेवी ट्री के लिए डेवलप होने के लिए। 80% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, 2000 हावर सनशाइन इसको मिलने चाहिए, तब ये डेवलप हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग वाइंड इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर विंड होंगी तो क्या होंगी, उसको मतलब कि जो हैवी ट्री है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। 100 दिन का क्या रेनी सीजन, 20 से 34 डिग्री टेम्परेचर, और 80 डिग्री ह्यूमिडिटी, 2000 हावर का सनशाइन हमको देखने को मिलना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग वाइंड नहीं होने चाहिए। तो इसको आप देख सकते हैं, तभी हम रबर का निर्माण कर पाएंगे। सबसे अधिक हमको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में। उसके बाद आपको नॉर्थ इंडिया में इस रीजन में देखने को मिलेगा, मेनली साउथ इंडिया, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आपको नहीं देखेगा, मध्य प्रदेश में कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो ए वाला रीजन देखने को मिलता है रबड़ से संबंधित है, और ए वाला आपको रीजन देखने को मिलता है जूट से संबंधित है। ये वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है वो कॉटन से संबंधित है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो आप मैप की सहायता से कुछ प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब अब एक स्पीसी चर्चा में है, थालासोटाइटिन एट्रॉक्स। ये क्या है? एक लिजार्ड की स्पीसीज है जो मरीन में रहती थी, जैसे आप देख पा रहे हैं, और डायनासोर से मतलब कि समकालीन हमको देखने को मिलती है। बस आप इस शब्द को ध्यान रखिएगा, और ये क्या है? लिजार्ड से संबंधित है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कुंडा रेड्डी ट्राइब चर्चा में है, और ये हमको आंध्र प्रदेश तेलंगाना में देखने को मिलती है। ये बैम्बू को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, उससे संबंधित, क्योंकि ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उससे इसका जीवन यापन चलता है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
और इनको पीवीटीसी का दर्जा मिला है। हमारे देश में कितनी पीवीटीज है? 75। इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि ये प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, रिमोट लोकल एरिया है, स्मॉलनेस नंबर में देखने को मिलते हैं, इनकी पॉपुलेशन या तो स्ट्रेंग है या तो ट्रेंड कर रही है, और इनकी साक्षरता कम है, और लेवल ऑफ इकोनॉमी इनकम देखने को मिलता है। हमारे देश में 75 है, 17 स्टेट्स में है और एक यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बेगम सैमरू चर्चा में है, पहली मुस्लिम वुमेन है, ये वुमेन है जिनने कैथोलिक मतलब कि ज्वाइन किया, इसलिए इनको कैथोलिक क्वीन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनका ओरिजिनल नाम था फरजाना, और एक डांसिंग गर्ल थी कहाँ? दिल्ली में। और इनने ऑस्ट्रेलियन मशीनरी में इनने जागीर मिली, जिसको सरदाना बोलते हैं, जो हमारे वर्तमान में मेरे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, कौन पर्सनालिटी है, किससे संबंधित हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमारे एलन मस्क भाई साहब ने कहा है कि हम एक नया एवरीथिंग की ऐप लेके आएंगे जिसमें सब कुछ होगा, आपको अदर कोई ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि आपने पहले यूसी ब्राउज़र चलता था, उसमें आपको फेसबुक भी देखने को मिलती थी, उसमें आपको गूगल भी देखने को मिलता था, उसमें आपको यूट्यूब भी देखने को मिलता था, मतलब कि उसमें सब कुछ होगा। ऐसा कुछ ऐप हम लेके आएंगे, तो इनने ऐसी बात की है, और ट्विटर भी होगा, सब कुछ सारी बातें होंगी, उसका नाम होगा एवरीथिंग ऐप या सुपर ऐप। ठीक है, बस इतना सा पढ़ना है। दूसरा हम कुछ लेख पढ़ लेते हैं। आपको नॉर्थ से साउथ याद रखना है और वेस्ट से ईस्ट आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलती है बुलर लेक, फिर होकारा लेक, फिर सुरिनसर लेक, फिर तोसा मोरोरी, ठीक है, पोंगतोंग पोंगडेम लेक, चंद्रताल लेक, रेणुका लेक, और ये आपको यहाँ पे रूपर लेक देखने को मिलेगी, हरिका लेक देखने को मिलेगी, सांबर लेक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, केलो जो आपको केवलादेव नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी, नल सरोवर आपको गुजरात में, और नीचे आपको अस्तामुड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, बेमनाथ लेक देखने को मिलेगी, कोलेरू लेक ये देखने को मिलेगी, चिल्का, भीतरकड़का, ईस्ट कलकत्ता वेस्टलैंड, और यहाँ पे आपको लोकटक लेक देखने को मिलेगी, बहुत महत्वपूर्ण है मणिपुर में, और रुद्र सागर लेक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक से जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।